गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने सारे भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस, और दिवस से भी पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और व्हाट्सएप पर लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा, और हर किसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग दिवस देखते हैं। तो 1 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जिसका कि थीम यूनिक बाय यूनाइटेड बाय यूनिक था। और 6 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को अरब इंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाएगी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस, हृदय रोग जागरूकता दिवस। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय और विश्व मानव विज्ञान दिवस और अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 21 फरवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस। आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि। और 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस। 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी की बात करें तो नेशनल जियोग्राफिक दिवस। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती और 28 जनवरी को ही डेटा प्राइवेसी डे। 29 जनवरी की बात करें तो भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस और वर्ल्ड कुष्ठ दिवस। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस। बाकी जो रेस्ट मंथ्स बच रहे हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हम लोग देखते हैं कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की स्मृति दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 31 मई की बात करें तो 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को कारगिल की स्मृति दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस। 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस। आगे बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। इससे पहले कि आप करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रथम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है, डोगरी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया? तो जिनकी अभी मृत्यु हो गई है तो उनका जो नाम है ये चमन अरोड़ा है। चमन अरोड़ा नाम है, आप देख सकते हैं फोटो में। हालांकि ये अभी जीवित नहीं है। इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सरकार ने चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा श्रेणी में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। और उन्हें उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी उस पुस्तक के लिए पुरस्कार मिला है। और संस्कृति मंत्रालय ने सर्वसम्मति से उनकी जूरी होती है, यानी एक से अधिक लोग बैठे होते हैं, सबकी सहमति से सबके सिफारिश के आधार पर इसके चयन की पुष्टि की है। और साहित्य अकादमी के जो अभी अध्यक्ष हैं माधव कौशिक ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। और पुरस्कार में उत्तीर्ण तांबे की पट्टिका के साथ एक ताबूत और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। अरोड़ा का परिवार 8 मार्च को नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में पुरस्कार को प्राप्त करेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो पेशेवर टेनिस से जो संन्यास की घोषणा की है वो है सिमोना हालेप। आप देख सकते हैं फोटो में से सिमोना हालेप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो एआई यूनिवर्सिटी जो है ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी, महाराष्ट्र के पुणे में फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। देखिए, तो महाराष्ट्र की चर्चा हुई तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री अभी कौन है? देवेंद्र फडणवीस है, और गवर्नर वहां के सीपी राधाकृष्णन है, और कैपिटल मुंबई है। आप मैप में महाराष्ट्र को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई थी? तो रूमेटॉइड और आर्थराइटिस जो बीमारी है ये एक स्व प्रतिरक्षी और सूजन संबंधी रोग है। आप देख सकते हैं कि इस तरह के चकत्ते लाल लाल पैरों या हाथों या पूरे शरीर में हो जाते हैं, तो इसको ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि शोधकर्ता जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक स्व सक्रिय दवा वितरण प्रणाली विकसित की, या जोड़ों में सूजन को लक्षित करके चिकित्सीय एजेंट जारी करता है। और आरए एक स्व प्रतिरक्षी बीमारी है जो स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है और मुख्य रूप से हाथों, कलाई और घुटनों के जोड़ों को प्रभावित करती है। लक्षणों में पुराना दर्द भी हो सकता है, जोड़ों की क्षति भी हो सकती है, और अस्थिरता और विकृति भी शामिल है, और फेफड़े, हृदय और आंखों जैसे अंगों को भी ये प्रभावित कर सकती है। और यह प्रणाली मेथोट्रेक्सेट और माइक्रोस्फीयर उपयोग करती है, और एक आम एंटी रूमेनिक ये दवा है, और इसमें पॉलीमर, लिपिड और हाइब्रिड माइक्रोकम्पोजिट शामिल है जो उच्च दवा दक्षता और सूजन से संबंधित एंजाइमों के प्रति प्रतिक्रियाशील सुनिश्चित करते हैं। और आप देख सकते हैं पैर में, हाथ में, हर जगह इस तरह के लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, तो इससे निपटने के लिए कुछ न कुछ उपाय हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसे जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जीएसएमए का जो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो है कौन? गोपाल विट्ठल है। गोपाल विट्ठल को आप फोटो में देख सकते हैं, इनको ही कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में चिप डिजाइन के लिए नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र जो स्थापित किया गया है यूपी के नोएडा में। आप देख सकते हैं नाइलेट से बहुत सारे कोर्स होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 शुरू की है? तो राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 संसदीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन थ्रू क्विज, आप भारतीय डेमोक्रेसी इन एक्शन, नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम जो स्कीम है। तो देखिए, इसमें कुछ कुछ पॉइंट हम लोग देख सकते हैं और इसमें समझते हैं कि क्या है ये चीज। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो है उन्होंने राज्यसभा को राष्ट्रीय युवा संसद योजना NYPS 2.0 के बारे में जानकारी दी, और संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य जो है लोकतंत्र को मजबूत करना, अनुशासन, सहिष्णु और संसदीय प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस चीज को बढ़ावा दिया गया। और NYPS 2.0 का एक वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल पे नागरिक 3 श्रेणियों के माध्यम से भाग लेने की अनुमति देता है, और संस्था भागीदारी के तहत जैसे स्कूल के लेवल पर आप हैं तो किशोर सभा आप बन सकते हैं, और कॉलेज के लेवल पे तरुण सभा, और संस्था के भागीदार के तहत है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। 3 लेवल पे आप कर सकते हैं, युवा संसद सत्र आयोजित कर सकते हैं, और समूह की भागीदारी को पोर्टल दिशा निर्देश का पालन करते हैं और सत्र आयोजित करने की अनुमति देती है, जो कि व्यक्तिगत भागीदारी नागरिकों के भारतीय लोकतंत्र के प्रति क्रियाशीलता को एक प्रश्नोत्तरी लेने में सक्षम बनाती है। यानी कि आप सवाल जवाब कर सकते हैं, एक संसद का निर्माण कर सकते हैं, और उसमें जो अलग अलग सदस्य आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूशन लेवल पे यहाँ हो जाएंगे, और ग्रुप पार्टिसिपेशन लेवल पे हो जाएंगे, और आपका एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। तीनों लेवल पे ये काम हो सकते हैं, और उसमें एक संसद का निर्माण करके आपस में लोग वार्तालाप करते हैं, जिससे कि लोकतंत्र की शक्तियां मजबूत होती है और जानकारी की अभाव भी नहीं रहती, जानकारी की वृद्धि होती है।
अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया, यानी कि वहाँ जो हिल क्लाइंबिंग है उसके नियमों में परिवर्तन किया है। तो नेपाल ने परिवर्तन किया है। अब नेपाल में जो एवरेस्ट की चोटी है उस पे लोग चढ़ने जाते हैं। तो नेपाल की अगर बात आई तो नेपाल की कैपिटल कहाँ है, काठमांडू है। और यहाँ के पीएम कौन है अभी, तो केपी शर्मा ओली है। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वहाँ के रामचंद्र पौडेल हैं। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो राष्ट्रीय पशु वहाँ के कौन है, गाय है। और नेपाली मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया है। और सीमा जो है कितनी है, 1751 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं, सीमा नहीं बोल सकते हैं उसको। और जो राज्य है, कौन कौन से साटे हैं भारत के, तो देखिए सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड है, और उत्तर प्रदेश उसके बाद, और उसके बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। और इसमें एक राज्य छूट गया जो कि बिहार भी है। अगला जो क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला जीनोम एटलस लॉन्च किया। तो जीनोम एटलस जो लॉन्च किया, ये आईआईटी मद्रास ने जीनोम एटलस लॉन्च किया। तो जीनोम एटलस क्यों लॉन्च किया, तो ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए भारत कैंसर जीनोम एटलस, तो इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हो गया। 88 वर्ष की आयु में जो इस्लामी मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे आगा खान चतुर्थ का निधन जो हुआ है वो पुर्तगाल में हो गया है। आप देख सकते हैं, यही है आगा खान चतुर्थ, इनका ही निधन हुआ है। तो पुर्तगाल की अगर बात आई तो पुर्तगाल की कैपिटल कौन है, लिस्बन है। वहाँ की राजधानी का नाम है लिस्बन, आप यहाँ देख सकते हैं पुर्तगाल है। और जो पीएम है लुइस मोंटीनिग्रो है, लुइस मोंटीनिग्रो इनका नाम है। और मार्केलो रुबेलो डी सोसा जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, गवर्नर लिखा गया यहाँ प्रेसिडेंट है। और यहाँ के राष्ट्रीय पशु कौन है, इबेरियन भेड़िया है। और मुद्रा यूरो है। और पड़ोसी देश इसके कौन है, स्पेन। और क्षेत्रफल 92,212 वर्ग किलोमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पुर्तगाल, और आप वर्ल्ड के मैप में भी पुर्तगाल को देख सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है। नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है, तो नोडल एजेंसी जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो हुआ था, तो उसमें उसके बारे में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो हुआ, फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। और भारत ने पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से IBCA की स्थापना की है। और 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर लॉन्च किया गया था इसको। और इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, जगुआर और प्यूमा, यानी सारे बिल्ली के श्रेणी में ही आते हैं। और इन 7 को संरक्षित करना इनका काम है। और सदस्य देश जो हैं इनके निकारागुआ, इस्तावानी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। और गठबंधन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए सहयोग करना और विशेषज्ञता साझा करना, वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। आप देख सकते हैं टेबल में भी कुछ कुछ चीजें देख गई है, आप इसको PDF में भी पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी वीजा कैटेगरी लॉन्च की है। तो विदेशी नागरिकों के लिए हाल ही में भारत सरकार ने आयुष वीजा की कैटेगरी लॉन्च की है। तो आयुष वीजा के थ्रू भी विदेशी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ वो कौन थी। तो पुष्पलता का निधन हुआ वो अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC से बाहर हो गया है। तो अमेरिका में अभी ट्रंप की सरकार बनी है और अमेरिका UNHRC से हट गया है, बाहर निकल गया है। अगला क्वेश्चन जो है, गम्बूसिया एफिनिस जो है, जो समाचार पत्रों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है। तो ये मच्छर मछली है, आप फोटो में भी देख सकते हैं, इस तरह की मछली है
जो अभी समाचार पत्रों में था। तो इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मच्छर नियंत्रण के लिए गंबूसिया एफिनिसिस मच्छर मछली और पेसिलिया रेटिकुलता गप्पी का इस्तेमाल केंद्र सरकार से देखिए जवाब मांगा गया है इसके लिए। और गंबूसिया जो एफिनिसिस दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल निवासी है और वहाँ की मछली है ये, और इसका इस्तेमाल एक सदी में ज्यादा समय से दुनिया भर में किया जा रहा है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभाव के कारण ICUN ने इसको 100 सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में शामिल किया। आक्रामक मतलब कि ये बहुत तेजी से हमला करती है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो पेसिलिया रेटिकुला दक्षिण अमेरिका की एक गैर प्रवासी मछली जो देसी प्रजातियों के लिए खतरा है, यानी देसी प्रजातियों की जो मछलियां उसको खा के ये खत्म कर देती है। तो मच्छर नियंत्रण के लिए मछलियों को कई भारतीय राज्यों में छोड़ा गया है, जिससे परिस्थिति संबंधित चिंताएं बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये मछली है। तो आगे हम लोग जो पिछले दिनों कुछ कुछ विगत अवेयरनेस है उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो देखिए विगत दिनों क्या हुआ था, कैंसल कोल का एक मामला आया था जो खबरों में रहा। किस देश से संबंधित, ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। तो कैंसल कोल का मामला क्या है, तो जो दक्षिण अफ्रीका में 70% से अधिक वहां जो है बिजली उत्पादन करने वाली जो थर्मल एनर्जी है जो प्लांट लगी हुई है, तो वो कोयले से रिलेटेड है। तो कोयले से वहाँ प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए नए प्लांट जो लग रहे थे उसके विरोध में, कोयले वाले जो प्लांट लग रहे थे उसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। तो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ये मामला वहाँ के कोर्ट में गया। वहाँ के कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अब से यहाँ कोई कोयला वाला थर्मल एनर्जी पावर प्लांट नहीं लगेगा, अब आप सौर लगाएं या हाइड्रो लगाएं तो कोई लगा सकते हैं। तो यही जो मामला न्यूज़पेपर में अभी आया था कि कैंसल कोल का मामला, तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ओडिशा ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो 6.4% अनुमानित वृद्धि दर है। और हाल ही में खबरों में रहा ट्विग स्टेटस क्या है? एक समय स्तरीय वंशावली विश्लेषण का उपकरण है। और ग्लेनोक्रिसा जेलेनिका और इंडिफेंस बराबरा जो हाल ही में समाचार पत्रों में क्या है, तो न्यूरोप्टेरा प्रजातियां हैं, न्यूरोप्टेरा प्रजातियां हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगल की आग के कारण हाल ही में किस शहर में आपातकाल की स्थिति लग गई? तो लॉस एंजलिस में जो जंगल की आग बढ़ी थी और हवा के कारण बहुत अधिक बढ़ी, तो वहां आपातकाल की घोषणा करना पड़ा। और भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए ICMR ने किस संस्थान को चुना है? तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट को चुना है। तो भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? तो प्रयागराज में पेंट माई सिटी का अभियान शुरू किया था। और केरच जल डमरू मध्य जो समाचार पत्रों में रहा है किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो काला सागर और अजीब सागर को जोड़ता है। देखिए अगला पॉइंट है, अपर करनाली जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। अगला पॉइंट है, समाचार पत्रों में रहा भरतपुजा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो तमिलनाडु और केरल से होकर ये नदी बहती है। बंकापुर भेड़िया अभयारण्य जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आज का जो करंट अफेयर्स का सफर यहीं तक रहा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और निःशुल्क PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए व्हाट्सएप से जुड़ें। आप रेगुलर इसी तरह, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, तो आपकी अपडेट डेली बनी रहेगी। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जरूर जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।